जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आए दिन हमें मिलिटेंसी या टेररिज्म की वजह से कुछ ना कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भी अभी क्या हुआ है, हमारे जो 2 कैप्टन्स हैं और जो 2 सोल्जर हैं, वो शहीद हो गए हैं। एक जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो ऑपरेशन चल रहा था। अब यहाँ पर टेररिस्ट को भी काफ़ी इंजर किया गया है, बट ये अभी न्यूज़ इन ट्रांजिशन हमें देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें, तो बिहार की कैबिनेट ने स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट, जो कि हमने कल देखा भी था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो हम बात कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग एक कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो डेफिनेटली सेंटर के ऊपर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है कि बिहार को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यहाँ पे दिया जाए, ताकि फंड्स वगैरह और इनको अवेलेबल हो पाए। साथ में अगर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री जी ने जो G20 की वर्चुअल समिट थी, वहाँ पर बात करी है कि जो अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ है या सीज़ फायर हुआ है बिटवीन इज़राइल एंड हमास, ये एक अच्छी बात है। एंड कहीं न कहीं यहाँ पर जो हमास के द्वारा इज़राइल के 50 हॉस्टेजेस जो थे, उनको छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ जो इज़राइल है, वो हमास के अराउंड 150 डिटेनीज़ जो थी पैलेस्टीन्स के, वो यहाँ पर रिलीज़ करेगा। तो कहीं न कहीं अच्छी बात है एंड आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें और भी बेहतर हो पाएँगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 23 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड्स टू ऑरेंज अलर्ट। अभी देखिए, ऑरेंज क्या है? एक कलर है, ठीक है? तो बेसिकली पता क्या होता है, कहीं पर मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो, थंडर, लाइटनिंग इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो लोगों को देनी पड़ती है क्या? वार्निंग वगैरह देनी पड़ती है कि हाँ जी भैया, आप सतर्क हो जाइए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कलर के बेसिस के ऊपर ना कलर कोडेड वार्निंग्स हम देते हैं। कहने का अर्थ क्या, कि अलग-अलग कलर के हिसाब से हम वार्निंग देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर जैसे मैं बात करता हूँ ग्रीन कलर की, तो जो ग्रीन कलर है कहीं न कहीं क्या बताता है? ये बताता है कि भैया सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइम के ऊपर तो आपको कुछ एडवाइज़री नहीं देनी। पर अगर मान लो कलर हो जाता है ऐसे येलो, तो येलो का अर्थ है कि थोड़ा ना आप अवेयर हो जाइए, थोड़ा सतर्क हो जाइए, थोड़ा अलर्ट रहिए। ठीक है ना? आप चेक करते रहिए समय-समय के ऊपर कि जो जो हालात हैं वो कैसे बदल रहे हैं, कुछ वेदर के अंदर चेंजेस तो नहीं आ रहे। फिर अगर मान लो हम आ जाते हैं किसके ऊपर, आपके ऑरेंज के ऊपर, या फिर इसको एम्बर कलर भी आप कह सकते हो। यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि आप प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है? प्रिकॉशंस लीजिए, अगर आप कहीं जा रहे हो तो ज़रा देख कर जाओ, ठीक है? हो सकता है कि आपके रोड, रेल, ट्रैवल के ऊपर कुछ डिसरप्शंस आ सकते हैं, हो सकता है किसी को रोका गया हो, राइट? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार इस केस के अंदर आपकी जो पावर सप्लाई है, वो भी यहाँ पे बंद कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं एंड आखिरी आपका होता है रेड। रेड का मतलब होता है कि अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो इसी को बोलते हैं कलर कोडेड वार्निंग। तो जो हमारा आईएमडी है, आईएमडी क्या है? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट? ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ना, ये इस तरह से 4 जो मैंने आपको बताया ना, ग्रीन यानी कि ऑल इज़ वेल, येलो बी अवेयर, ऑरेंज बी प्रिपेयर्ड एंड रेड इज़, ये 4 तरह की कलर कोडिंग यहाँ पे देता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये आईएमडी क्या है? आईएमडी देखो 1875 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज़ के अंतर्गत। ये बेसिकली ना आपके वेदर ऑब्जर्वेशंस हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, सीज़मोलॉजी, जो भी सारे काम होते हैं वो इसके द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं कलर कोडेड वार्निंग। आपके फ्लड्स वगैरह के ऊपर, रेनफॉल जब बहुत ज़्यादा होती हैं, तब यहाँ पर इस तरह की वार्निंग्स इश्यू करी जाती हैं। तो अभी रिसेंटली आपका केरला और जो तमिलनाडु है ना, इन 2 स्टेट्स के अंदर इस तरह की वार्निंग्स इशू करी गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आई होप ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। देखो, हमारी पीडब्ल्यू ओनली है, इसकी पूरी फैकल्टी और पूरी टीम की यही कोशिश है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, प्लस एट द सेम टाइम एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर। तो डेफिनेटली जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, वो सारे इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर रन करते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ सुमित सर। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो टाइटन 2025 बैच है, संकल्प 3.0 है, और भी बहुत सारे हमारे जो बैचेस रन कर रहे हैं, आप उनके अंदर डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपने गोल को अच्छे से अचीव करने के अंदर, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके इन कोर्सेज़ को चेक कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो हमारी टीम को डेफिनिटली कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। इवन मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, 7007 931912। कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर देंगे इन कोर्सेज़ के अंदर एनरोल करने में। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ स्टेट एजुकेशनल
अचीवमेंट सर्वे 2023। अच्छा सर, क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो पहले तो आप एक बात समझो, हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बिल्कुल ठीक बात है, 2020 की, हमने कई बार इसके अंदर डिस्कशन की है। अब वहाँ पर ना एनईपी के अंदर अलग अलग स्टेजेस थी। देखो समझना इस बात को, पहले हम फॉलो करते थे 10+2 वाला सिस्टम, ठीक है, जहाँ तक 10 साल के लिए जो 6 से 16 साल वाले बच्चे यहाँ पढ़ते थे, फिर आगे 2 साल का अलग से स्ट्रक्चर होता था। पर एनईपी के अंदर पता क्या हुआ, इन्होंने नया एक सिस्टम ले आया जिसका क्या नाम है, 5+3+3+4। क्या मतलब है? 5+3+3+4। यहाँ पर क्या होता है ना, पहले जो 5 साल हैं, ये वाले जो 5 की बात कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं फाउंडेशनल। फाउंडेशनल के अंदर क्या होगा, आपके देखो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल वाले जो 3 साल हो गए और 2 साल हो गए आपके क्लास 1 और क्लास 2। तो सेकंड क्लास तक आप यहाँ तक पहुंचोगे फाउंडेशनल स्टेज के ऊपर। यहाँ पर आपको थोड़ा प्ले माध्यम से कहीं ना कहीं चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो ये फोकस होता है फाउंडेशनल का। फिर एक बार आपने क्लास सेकंड क्रॉस करी, फिर आपका क्लास 3 to 5, तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं क्लास तक जब आप होंगे ना, उसको बोलते हैं प्रेपरेटरी स्टेज। यहाँ पर भी आपके क्लासरूम्स को बहुत इंटरेक्टिव बनाया जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फिर अगले 3 साल होते हैं क्लास 6 to क्लास 8, इसको बोलते हैं मिडिल स्टेज। यहाँ पर आपका साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये सब चीज़ों की एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराई जाएगी। एंड फिर आखिरी 4 साल हो गया आपकी सेकेंडरी स्टेज हो गया, जहाँ पर आपको ना बहुत जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें करवाई जाएगी। तो यहाँ पर जो नाम इनके ध्यान रखना, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। तो हुआ पता क्या है, एक तरह से हमने असेसमेंट किया है, मतलब कि हमने बेसिकली हमने जो कोशिश जो हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर हम इम्पार्ट कर पाएँ, ये सारे स्किल्स हम जो चाहते हैं ना इम्पार्ट कर पाएँ, तो कितने हद तक हम उन कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप कर पाए हैं, उसके रिगार्डिंग सर्वे किया जा रहा है, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ पर फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी और मिडल स्टेज, यानी कि फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी और मिडल स्टेज यहाँ पे हमें सर्विस देखने को मिले। एक्चुअल में ना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसने बात करी है बेसिकली एक परख सिस्टम की। देखो बच्चों को ना आपने असेस करना है, असेस मतलब उनको जाँचना है कि बच्चे कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं उनकी ऑल अराउंड 360 डिग्री डेवलपमेंट हो। यानी कि सिर्फ़ ऐसा ना हो कि सिर्फ़ बस पढ़ाई में ही अच्छा है, पर बाकी उसके अंदर स्किल्स हैं ही नहीं, या फिर खेल-कूद में बहुत ही ख़राब है, राइट? आप अपने या फिर कुछ अच्छे डिसिप्लिन जैसी चीज़ें उनके अंदर नहीं है, अपने दोस्तों के साथ वो कैसी चीज़ें करता है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि एक बच्चे की ना होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसी वजह से परख सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, जिसका नाम क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ना ये गाइडलाइंस देता है डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स को। एक तो देखो ये भी होता है कि आपका दिल्ली बोर्ड है या फिर आपका पंजाब बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, हर जगह आपके ना अलग-अलग गाइडलाइन, हर जगह आपके अलग-अलग तरह से मार्किंग करी जाती है बच्चों की। तो वहाँ पर उन डिस्पैरिटीज़ को, जो फ़र्क है इन बोर्ड्स के अंदर, वो कैसे हम उसको रिमूव कर पाएँ, तो ये यहाँ पे इसका एक मुख्य काम देखने को मिल जाएगा। इसको एनसीईआरटी के अंतर्गत ही सेटअप किया गया है और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे परख के अंदर। राइट? तो यहाँ पर अलग-अलग असेसमेंट्स होती हैं, बड़े लेवल के ऊपर कुछ लार्ज स्केल असेसमेंट्स हो गया, स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो गया, और एग्ज़ामिनेशन के अंदर क्या चेंजेस लेके आए जा सकते हैं ताकि बच्चों की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पे समझ पाएँ, उनको उस बेसिस के ऊपर असेस कर पाएँ। तो बहुत सारी जैसे सर्वेज़ अभी मैं बात कर रहा था ना, जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे, स्टेट अचीवमेंट सर्वे हो गया, उनकी क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं, लर्निंग आउटकम्स कैसे हैं, क्या सेकंड क्लास के बच्चे सेकंड क्लास के जो भी सवाल होंगे, उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें भी इसके द्वारा यहाँ पे देखी जाती हैं। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना सर्वे की, तो यहाँ पर लगभग 3 लाख स्कूल्स के अंदर 80 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ पे इस तरह से सर्वे की बात है। और यहाँ पे कि किस तरह से बच्चों के अंदर क्या-क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई हैं, अलग-अलग स्टेज के ऊपर क्या मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के अंदर कैसा वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे सारी स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही, कुछ स्टेट ऐसी है जिसके अंदर जिनका पार्टिसिपेशन इसमें नहीं देखने को मिला, ठीक है ना? और इनके अंदर जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी गई, वो यही थी कि आपको एक डेटा ड्रिवन मॉडल यहाँ पे बनाना है कि प्रॉपर प्रिसिजन हो, उसके अंदर प्रॉपर एफिशिएंसी हो। तो एक तरह से ओएमआर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, पेन पेपर बेस्ड अप्रोच को भी यहाँ पे साथ में यूज़ किया गया, ताकि दोनों मेथड से हम कहीं न कहीं प्रॉपर डेटा ड्रिवन फोकस के ऊपर आ पाएँ। ठीक है ना? तो इसका काम वही है कि आपके सर्विस के माध्यम से आपको अपनी गलतियाँ पता लगेंगी, कहाँ पर आपने एजुकेशन सिस्टम को रिफ़ॉर्म करना है, वो एरियाज़ आप यहाँ पे पता कर पाओगे। तो दिस इज़ व्हाट इट मैटर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। सैंपल साइज़ को भी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे आखिर होता क्या है, परख सिस्टम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है।
आगे चलते हैं, ओपीईसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अभी क्या हुआ है, ओपेक जो हमारा पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो एलाइज हैं यानी कि ओपेक प्लस, इन्होंने दोनों मिलकर डिसाइड किया है कि हम ना जो ऑयल सप्लाई कट है उसको और डीपन करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है ना, जो ऑयल के दाम है, कच्चे तेल के जो दाम है, वो इसी बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। तो अगर वो कंट्रीज जो बहुत मेजर पार्ट ऑयल का एक्सपोर्ट करती हैं, अगर उन्होंने सप्लाई के अंदर एक कमी कर दी तो होगा क्या, कहीं ना कहीं डिमांड तो उतनी है पर सप्लाई कम हो चुकी है, तो इसके ऑयल के जो दाम होंगे ना वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ये यहाँ पर इनके द्वारा फोकस किया जा रहा है। आओ थोड़ा समझते हैं एक्चुअल में हुआ क्या ना, 1960 के अंदर 5 देश साथ में आते हैं। कौन से 5 देश, आपका इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। इन पांचों देशों ने साथ में मिलकर ये सोचा कि यार हम ना आपस में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। तो वहां से ओपेक का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, बाद में मतलब ध्यान रखना, स्टार्टिंग में इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर थे, पर बाद में शिफ्ट हो चुके हैं वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। आज के समय के ऊपर ऑस्ट्रिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऑस्ट्रिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स भले ही हैं, बट ऑस्ट्रिया आज के समय के ऊपर ओपेक का मेंबर नहीं है। सो ऑस्ट्रिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, की बात आप ध्यान में रखोगे। काम इनका वही है कि एक तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करें कितना आउटपुट जनरेट करना है ताकि उस हिसाब से प्राइस को कंट्रोल किया जा पाए। देखो एक्चुअल में ना ओपेक की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखना, ओपेक में ना आज के समय 13 कंट्रीज हैं। और एक्चुअल मतलब जैसे अभी तो हम बात कर रहे हैं, कुछ चेंजेस आएंगे तो मैं डेफिनेटली फ्यूचर में डिस्कस करूंगा ये आपके साथ। पर आपको भी अपने एंड पे ना इनको ट्रैक करते रहना है। रीजन बीइंग ना, इनमें मेंबरशिप बहुत तेजी से बदलती रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इक्वाडोर की अगर बात करें तो इक्वाडोर ना 2019 में इसका मेंबर था, पर 2020 से इसने अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर लिया, तो आज इक्वाडोर आपको मेंबर नहीं दिखेगा। इंडोनेशिया भी मेंबर था, पर इंडोनेशिया ने भी बोला कि नहीं हम भी सस्पेंड कर रहे हैं। उसी तरह से आपका जो गैबोन था, ये गैबोन ने भी 2019 में मतलब सॉरी गैबोन ने पहले टर्मिनेट कर दी थी अपनी मेंबरशिप, फिर बाद में वापस से रीज्वाइन कर गया 2016 के अंदर। तो गैबोन आज के समय मेंबर है। कतर ने क्या किया था, कतर ने भी 2019 में अपनी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी थी। तो आज के समय के ऊपर तो ये टोटल 13 कंट्रीज है जो आपके सामने यहाँ पे इधर लिखी हुई है, जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन 13 कंट्रीज का नाम आपको पता होना चाहिए, पर फ्यूचर में मैं बोल रहा हूँ कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। तो कीप अ ट्रैक ऑफ दोज थिंग्स एज वेल, मैं तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। ठीक है, तो ये बात तो होगी सर ओपेक के बारे में, मेंबर्स हमने डिस्कस कर लिए। ओपेक प्लस भी जैसे रशिया वगैरह आ जाते हैं, उसमें और कंट्रीज आ जाती हैं ताकि और भी कंट्री साथ में इनमें साथ में मिलकर काम कर पाएं। एक ना यहाँ पर कई बार आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी डिस्कशन रहता है। दरअसल में होता क्या है ना, जब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, यहाँ पर भी फोकस ये रहता है कि एक तरह से ना ऑयल की सप्लाई के अंदर जो डिसरप्शंस देखते हैं उसके अगेंस्ट हम एक कलेक्टिव रिस्पांस की तरह आ पाएँ और कोऑर्डिनेट कर पाएँ। इस वजह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को क्रिएट किया गया था 1974 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस फ्रांस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअल में ना ओईसीडी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्चुअल में ना ऐसी कंडीशन है कि ओईसीडी का मेंबर होना जरूरी है अगर आप आईएए का मेंबर बनना चाहते हो। क्या बोला मैंने, यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ ओईसीडी टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो इंडिया तो सर ओईसीडी का मेंबर नहीं है, आप सब जानते हो कि इंडिया ओईसीडी का मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया उतना डेवलप्ड अभी है नहीं। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उतना अच्छा है भी नहीं। तो एक्चुअल में ना इंडिया आज के समय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर नहीं है। तो क्या है सर, देखो इंडिया एसोसिएट मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल दो इंडिया को इनवाइट किया गया है कि आप मेंबरशिप बनिए, ठीक है ना। तो बट आज के समय के ऊपर आपको ध्यान रखना है इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये भी एक ना कंडीशन होती है कि अगर आपको आईईए का मेंबर बनना है ना, तो आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए, जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। तो ऑयल रिजर्व्स आपके पास होने चाहिए कि 90 दिन तक का आप इंपोर्ट कर पाओ। ठीक है, क्या बोला मैंने, 90 डेज। एक्चुअली समझना आप इस चीज को, अगर मान लो पिछले साल मतलब 365 डेज के अंदर अगर मान लो आपने लेट से 100 लीटर पेट्रोल इंपोर्ट करवाया, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 लीटर पेट्रोल अगर आपने इंपोर्ट कराया ना,
तो 90 दिनों के हिसाब से जो भी पेट्रोल बनेगा लगभग 25 लीटर के आसपास बनेगा, उतना रिजर्व्स, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स आपके पास होने चाहिए, तब आप इसका मेंबर बन सकते हो। पर इंडिया के पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के पास तो लगभग 10 दिन का ही स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स आपको देखने को मिलता है। तो ये भी अपने आप में अभी ना कंसर्न बन रहा है कि इंडिया अभी तक यहाँ पर इसका मेंबर नहीं है। ऑल्दो इनवाइट किया गया है, पर अभी इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। बाकी डेफिनेटली बहुत सारे पॉलिसी रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, वर्चुअल ब्रिक्स प्लस ज्वाइंट मीटिंग। यहाँ पर एक्चुअली मैंने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी ने यहाँ पे अटेंड किया था। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी कुछ और कमिटमेंट्स के अंदर थे, तो इस वजह से वो अटेंड नहीं कर पाए। बाकी डेफिनेटली बाकी जैसे चाइना के जी जिनपिंग हो गया, रशिया के पुतिन हो गया, उन्होंने यहाँ पे अटेंड किया, पर इंडिया की तरफ से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके द्वारा यहाँ पे अटेंड किया गया। और यहाँ पर ना सबने अपने अपने हिसाब से जैसे बातें करी। फॉर एग्जाम्पल मेजर बात इनकी यही हुई है इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे इंडिया ने तो डेफिनेटली यही बोला कि टेररिज्म जहाँ भी खड़ा है ना, कोई भी कॉम्प्रोमाइज उसके साथ हो ही नहीं सकता। पर चाइना की आप बात देखो, चाइना ने बोला है कि हाँ इमीडिएट एंड टू हॉस्टिलिटीज होनी चाहिए, पर उन्होंने बोला क्या, कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस। तो बिल्कुल उन्होंने पैलेस्टीनियंस की साइड लिया यहाँ पे, और बोला है कि जो पैलेस्टीनियंस को सजा मिल रही है ना, उसके अगेंस्ट यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी हमास का क्रिटिसिज्म यहाँ पे मेजर नहीं देखने को मिला चाइना के द्वारा। सिमिलरली जैसे रशिया ने भी बात करी कि सीज फायर होना चाहिए गाजा के अंदर, हॉस्टेजेस को फ्री किया जाना चाहिए, तो ये बात यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी साउथ अफ्रीका और ब्राजील की वजह देख सकते हो, बट मेजर इंपॉर्टेंस इन्हीं के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलती है। एक्चुअल में ना ब्रिक्स इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पिछला समिट हुआ वहां पर ब्रिक्स की एक्सपेंशन की बात हुई। मैं आपको समझाता हूँ। ब्रिक्स के अंदर आप जानते हैं ना कि देखो हुआ पता क्या था, 2001 के अंदर वैसे तो स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्ट नहीं, एक ना एक्चुअली 2001 हो गया, 2007 में भी बाद में देखने को मिलता है। मैं आपको समझाता हूँ, ये 2001 छोड़ो क्योंकि ये तो पुरानी बात हो गई है अब। हुआ पता क्या, एक ना गोल्डमैन सैक्स के एक पर्सन थे, ठीक है ना, उनके द्वारा एक यहाँ पे एक रिसर्च पेपर दिया गया। जिम ओनील जो पर्सन थे ना, उनके द्वारा एक रिसर्च पेपर लिखा गया। उस रिसर्च पेपर के अंदर इन्होंने लिखा कि यार 4 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये चारों कंट्री ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। तो इन्होंने बोला कि इन चारों को मिलकर कुछ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। तो वहाँ से इन्होंने पहली बार नाम दिया था BRIC। तो वहाँ से आपको देखने को मिलता है पहली बार जो टर्म होती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, बाद में यहाँ पर ना जो साउथ अफ्रीका है, उसको भी यहाँ पे एक मेंबरशिप हमारे यहाँ पे दे दी जाती है। तो इस तरह से जो कंट्रीज थी ना, वो पहले जो 4 कंट्रीज थी, वो धीरे-धीरे करके इस तरह से 5 कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना? यहाँ पे इसको ठीक करो, ठीक है? ये 2001 नहीं है, ये 2010 की बात है एक्चुअल में। मतलब अगर ब्रिक्स की बात करें ना, ये एक्चुअली ये ब्रिया रियासी की बात कर रहा है, ये आप ईयर को इग्नोर करो। ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था 2010 के अंदर, क्योंकि हमारे लिए दरअसल में ब्रिक्स को ही याद करना ज़रूरी है कि ब्रिक्स कब फॉर्म हुआ। एक्चुअली इसकी फॉर्मेशन तो बहुत लंबे टाइम से धीरे-धीरे करके चलती आ रही थी, कि जब जिम ओनील ने ये चीज़ लिखी। तो साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हो गया। पहला ब्रिक्स समिट आपको पता होना चाहिए 2009 के अंदर देखने को मिलता है रशिया के अंदर। अभी आज के समय पता क्या हो रहा है? यहाँ पर इसकी मेंबरशिप को एक्सटेंड किया जा रहा है। सर कैसे एक्सटेंड किया जा रहा है? देखो ना, पिछली बार जो बताया गया कि 6 कंट्रीज़ और नई ऐड होंगी। कौन-सी कंट्रीज़ हैं? एक तो यूएई हो गया आपका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया और इथियोपिया, और छठी कंट्री है अर्जेंटीना। सर आपने बाकी जगह के ऊपर टिक लगाया, ये अर्जेंटीना के ऊपर ऐसे ये क्यों लगा दिया? देखो इसका रीज़न पता क्या है? अर्जेंटीना में अभी सरकार बदली है, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही अर्जेंटीना के जो इलेक्शन हुए, तो वहाँ जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ना, उनका नाम है जेवियर मिले। उन्होंने बोला है कि वो नहीं चाहते कि वो ब्रिक्स का मेंबर बने। तो आज के समय के ऊपर तो 5 कंट्रीज़ हैं ही हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके अलावा ये जो बाकी की 5 कंट्रीज़ हैं, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई, ये तो 1 जनवरी 2024 को, यानी कि आज से 40 दिन के बाद लगभग, ये 5 कंट्रीज़ तो मेंबर बन ही जाएँगी। पर क्या अर्जेंटीना मेंबर बनेगी या नहीं बनेगी, ये एक का पता नहीं है। ये आने वाले फ्यूचर के अंदर पता लगेगा। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं बनेगी, क्योंकि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जो बने हैं ना नए नए रिसेंटली, उनका एक मेजर पॉइंट था कि वो नहीं बनेंगे इसका। बाकी देखते हैं चलो जो भी होता है, पर अभी के लिए ऐसा 2024 1 जनवरी को हमें चीज़ें क्लैरिटी इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। आज के समय के ऊपर नोटिस करना, तो 24% ग्लोबल जीडीपी इन पाँचों कंट्रीज़ के पास है, 16% ग्लोबल ट्रेड हो गया, 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गया एंड 27% वर्ल्ड मास आपको देखने को मिल जाएगा। कल हमने ओपन एआई की बात करी थी, तो ओपन एआई के जो सीईओ हैं वो वापस चले गए हैं, ठीक है ना?
ऑल्टमैन जो थे, बस इसको ज़्यादा आपको पता नहीं होना चाहिए, बट जो कल हमने ओपन एआई डिस्कस किया वो आपको पता होना चाहिए। चैट जीपीटी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है एमिशंस गैप रिपोर्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पर क्या हुआ, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा एमिशन गैप रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया गया है। अब ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये हमें बेसिकली बताती है कि मान लो जो हम ना कहीं न कहीं एमिशंस आज के समय के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है? क्या मैंने बोला? जो आज आप एमिशंस कर रहे हो वर्सेस जो आपके टारगेट थे, उनके बीच में कहीं न कहीं कितना यहाँ पे हमें गैप देखने को मिलता है। अगर आपने मान लो इसी तरह से मान लो एमिशंस करते रहे, जिस रेट के ऊपर आप कर रहे हो, ठीक है ना? तो वहाँ उस हिसाब से कैसे पहुँचोगे, कहाँ तक पहुँचोगे और आपका जो कमिटमेंट था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसके हिसाब से जो गैप होता है ना, उसको यहाँ पे ये चीज़ दर्शाता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारा टारगेट था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने का, वो लगभग सिर्फ 14% चांस ही उसका है, बट उससे डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा हम ब्रीच करने वाले हैं, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। इवन 2 डिग्री का टारगेट भी हम यहाँ पे ब्रीच करेंगे, लगभग 2.5 डिग्री तक हम यहाँ पे वार्म हो जाएँगे। तो जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने कमिटमेंट करी थी ना, वो लगभग बहुत ही मुश्किल हो रही है। इवन अगर आप जो अपने नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है ना, उनको अचीव भी कर लेते हो, तो कहीं न कहीं हमें काम करने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा। एक यहाँ पर उन्होंने और बात करी है विद रिगार्ड्स टू इम्प्लीमेंटेशन गैप। देखो कई बार पता क्या होता है, जैसे आप लोग भी यूपीएससी की तैयारी के अंदर प्लानिंग कई बार बहुत अच्छी कर लेते हो। प्लानिंग में तो होता है कि यार मैं 10 घंटे पढ़ लूँगा, पर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो शायद वो 6 ही घंटे रहता है। तो ये क्या हुआ? ये 4 घंटे बीच में क्या है? ये 4 घंटे है आपका इम्प्लीमेंटेशन गैप। उसी तरह से ना हमारी सरकारें भी, दुनिया भर की सरकारें प्रॉमिस तो कर देती हैं हम ये करेंगी, ये प्लान करेंगी, पर इम्प्लीमेंटेशन गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, 5 गीगाटन का लगभग CO2 इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो अपने आप में ये चिंता का विषय है। तो जैसा मैंने आपको बताया, रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? आपका यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हुआ क्या था ना, आप जानते हो 1972 के अंदर एक यहाँ पे हमें कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आपका, जो आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आपकी जो देखने को मिलती थी ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। तो ये 1972 के अंदर जब ये कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पर फॉर्मेशन किसका होता है? आपकी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनैप पे यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये टोटल 193 मेंबर स्टेट के साथ काम करती है, ठीक है? ये कॉन्फ्रेंस का नाम मैं आपको बताता हूँ, यूएन सॉरी जो स्टॉकहोम के अंदर हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था 5 जून 1972 को स्वीडन के अंदर, तो तभी यहाँ पे उसका फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। इसी वजह से यहाँ पर इन लोग को ना 5 जून को आप जानते हो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप के ऊपर भी मनाया जाता है। तो अलग-अलग यहाँ पे आपको, इंडिया तो डेफिनेटली इसका मेंबर है ही है, पर उसके अलावा आपकी बिजनेसेस, सिविल सोसाइटीज़, ये भी यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपको नैरोबी, केन्या के अंदर देखने को मिल जाएँगे। इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो अलग-अलग आपकी जो एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो यहाँ पे साथ में मिलके डील करी जाती हैं। तो आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से कौन-सा ठीक है एंड कौन-सा गलत है। साथ में ही एक आपको साथी पोर्टल के रिगार्डिंग कल हमने डिस्कस किया था, जस्ट एक तरह की आपकी रिवीजन ही है, और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा आईटीटीओ के बारे में। तो इसको भी एक बार ट्राई करना और नीचे कमेंट्स में बताना कि आपके हिसाब से कौन-सा ठीक होगा एंड कौन-सा गलत होगा। कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो उसका बता देता हूँ। जैसे टैंटलम की अगर बात करें तो यहाँ कह रहा है इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नहीं, इंडिया में तो बहुत ही छोटी मात्रा में अभी मिला है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सतलुज रिवर की बात करें तो ये कह रहा है रोहतांग पार्क से यहाँ पे होती है। देखो, एक्चुअल में जब हमने सतलुज डिस्कस किया था, हमने देखा था ये ओरिजिनेट हो कहाँ पे होती है, आपकी रकास लेक, जो कि मानसरोवर के पास में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सेकंड आपका फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट ओपन एआई की रिगार्डिंग बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कल मैंने आपको अर्जेंटीना के बारे में बॉर्डर्स कंट्री पूछी थी, तो इसीलिए था क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ पे नए इलेक्ट हुए हैं, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ये है साउथ अमेरिका वाला एरिया। यहाँ पर आपको वेस्टर्न साइड के अंदर अर्जेंटीना के चिली देखने को मिल जाएगा। आपके जो बोलिविया और पैराग्वे है, ये आपको नॉर्दर्न साइड पे देखने को मिल जाएँगे। उसी तरह से ब्राज़ील और उरुग्वे, ये आपको ईस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिल जाएँगे अर्जेंटीना के। तो यहाँ पर जो पाँचों के पाँचों दे रखे थे ना, ऑल 5 आर कनेक्ट, तो इसका आंसर अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे अर्जेंटीना की रिगार्डिंग और भी दे रखी है। एक क्वेश्चन मैंने आपको लैंगलैंड्स प्रोग्राम के बारे में बताया था, पूछा था बेसिकली। तो यहाँ पर पता क्या है, एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन रॉबर्ट लैंगलैंड्स, उनके नाम के ऊपर ये चीज़ रखी गई है।
उनको 2018 में एबल प्राइज़ मिला था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर। यहाँ पर होता पता क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, आपकी एक होती है जैसे मैथमेटिक्स के अंदर एक होती है आपकी नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी मतलब जो आप नंबर्स के साथ डील करते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। आप ये सब देखते हो ना? ये होता है आपका नंबर थ्योरी, ठीक है? और एक होता है आपका हार्मोनिक एनालिसिस। यहाँ पर क्या होता है, आप वेव्स वगैरह के साथ डील करते हो, ठीक है ना? मैथमेटिक्स के अंदर जैसे आप वेव्स वगैरह के साथ डील करते हो, तो इनके बीच का जो लिंकेज वगैरह है ना, नंबर थ्योरी का हार्मोनिक एनालिसिस के साथ क्या लिंकेज है, उसी का नाम है लैंगलैंड्स प्रोग्राम। बस इतना आप ध्यान में रखना कि दिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग कनेक्शन बिटवीन नंबर थ्योरी एंड हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ मैथमेटिक्स। इतना अगर याद कर लोगे लैंगलैंड्स प्रोग्राम के बारे में, तो डेफिनेटली आपका आंसर इससे हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।